नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। अनंत वक्ता वक्ता से संवाद में श्रीमान गौड़ जी से आज हम उनके ऑफिस में 51 बाबर रोड से बात कर रहे हैं, जो कि कनाट प्लेस क्षेत्र में है। आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक के आपके सामाजिक सफर में क्या उतार चढ़ाव और समाज को किस तरीके से बदलते हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए, सबसे पहले तो आप जब भारत आजाद नहीं था तब का आपका जन्म है, तो दो शासन व्यवस्थाओं को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला है आपको। साहित्य, समाज और संस्कृतियों में इन बीते 7 दशकों में क्या अंतर आया है, क्या समाज बदला है? देखिए उपाध्याय जी, हमारे यहाँ जो सामाजिक परिवर्तन आया वो सोशल मीडिया के आने के बाद आया, बहुत जबरदस्त, जिससे हम कहते हैं। जहाँ हमें अनेक फायदे हुए, हमारा संसार बहुत विस्तार हो गया। जिसे हम वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वो केवल जब ही संभव हुआ जब सोशल मीडिया हमारे बीच में आ गया। उससे पहले हम सुखी ज़्यादा थे, लेकिन हम एक रूप में थे जी। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद हमारा बहुत विस्तार हो गया। जिसे आज एक पैमाना होता है, कुछ लोगों के पैमाने, कुछ देशों के पैमाने, खुशियों के पैमाने होते हैं। जैसे भूटान की तरक्की को अगर आप नापेंगे तो वहाँ रुपये और पैसे से नहीं नापा जाता। क्योंकि मैं 2 बार यात्रा की है भूटान में। महाराज टीम से जो वहाँ के महाराजा थे उनका मैं मेहमान रहा हूँ, बैठे हुआ। तो मैंने पूछा था कि आपके यहाँ जीडीपी वगैरह, हमारी जीडीपी नहीं होती, हमारे यहाँ जीडीपी खुशी होती है कि हमारे देश के लोग कितने खुश हैं। तो वो ये कह रहा था, जब मेरा जन्म हुआ 1936 में, तो मैं गांव में जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। वहाँ 2 साल शिक्षा भी रही, फिर हम लोग दिल्ली आ गए। पिताजी रेलवे में काम करते थे और यहाँ से जो जीवन शुरू हुआ वो ऐसा था कि उसको मैं अपनी सफलता और संघर्ष, आत्मकथा मेरी आ रही है, उसमें मैंने उसका वर्णन किया है। और वो कहानी शुरू होती है 1946 से, जब मैं 10 साल का था तब से। उस समय एक अजीब सी शांति सारे देश में थी। बल्कि मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ कि जो शोर आज है मीडिया का, सोशल मीडिया का और हमारे समाज में, हर आदमी एक दौड़ में शामिल है। वो दौड़ किस चीज़ की है? लोग इसे कहते हैं कि ये कलयुग है, मैं इसे कहता हूँ कि ये आर्थिक युग है। क्योंकि मैं 8 दशक देख चुका हूँ। उन 8 दशक में मैंने महान परिवर्तन देखा है अपने देश के अंदर। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम शब्दों में नहीं डाल पाते। तो मैं आपसे अगर अपने शब्दों में कहूँ कि जो सबसे पहली मेरी याद है वो है 1946 और 47, जब देश को आज़ादी मिली। और वो आज़ादी किस कीमत पर मिली वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो विभाजन की त्रासदी थी वो भी मैंने बड़ी देखी है कि किस तरह से जब पाकिस्तान से लोग, पूरी गाड़ियाँ जो हैं वो कटे हुए लोगों की जो आ रही हैं, उसकी प्रतिक्रिया पर हिंदुस्तान जागा। वो प्रतिक्रिया में अभी हिंसा शुरू होगी। अगर मुझसे कोई आज ईमानदारी से कहे कि ये तो साहब वहाँ पाकिस्तान में भी हुआ तो हिंदुस्तान में भी हुआ, नहीं, मैं ये कहूँगा क्रिया की प्रतिक्रिया जो थी वो भारतवर्ष में, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस समय मैं नेहरू जी से भी मिला और बच्चा था। नेहरू जी वहाँ लेक्चर दे रहे हैं, मैं टाउन में से निकल उनसे बात कहूँ, उन्होंने सिर पर हाथ रखा, ये सारी बातें हुई। तो ये परिवर्तन, हमारे सामाजिक परिवर्तन जो है, हमेशा हर देश में, दुनिया में होते हैं, वो हमारे यहाँ भी हुआ। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो दिन, जहाँ तक खुशियों की बात है, उन दिनों में खुशियाँ समाई हुई थी, उस समय में खुशियाँ समाई हुई थी। आज हम एक भाग दौड़ में फंसे हैं। हम सामाजिक तौर पर बहुत ऊपर आए सामाजिक तौर पर, मतलब हमारा रहन सहन का स्टैंडर्ड बढ़ा है। इसमें कहाँ तक सहमत हैं आप? खुशियाँ तो बढ़ी, लोगों के फेसबुक पे 5000 दोस्त हो गए, लेकिन अपने भाई
से संबंध विच्छेद हो गए लगातार। उस दौर को हमने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, जहाँ मामा का लड़का, मौसा का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, ये सारे भाई होते थे और लोग इंतजार करते थे कि बड़ा वाला बढ़ जाए तो उसका कपड़ा हम पहनेंगे। इन चीज़ों को हम छोड़ आए। इसका दुख और इसका खेद लगातार दोनों संस्कृतियों, सभ्यताओं, परंपराओं को देखते हुए आपको किस तरीके से? मैं देखिए, जब किसी इसको मैं परिवर्तन ही कहूँगा। अब इसमें एक पक्ष ऐसा है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति का वास हुआ है, विकास नहीं, वास हुआ है, ये चीज है। वो जो अपनापन था वो हमने खो दिया। वो अपनापन अभी लौट के भी नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ अर्थ का बोलबाला हो जाता है वहाँ संबंध बिखरने लगते हैं। ये आज की बात नहीं है। अगर आप भारत का इतिहास उठाएं, राजे रजवाड़े, बादशाहों के टाइम जहाँ गद्दी की बात आती थी, इवन राजाओं में, राजा ने बड़े पुत्र को राज दे दिया, छोटा भी युवा है, तो षड्यंत्र करते हुए भी लोग, अगर रानी झांसी की लक्ष्मीबाई का वो देखें आप, जो अभी सीरियल आया है, तो उसमें देखेंगे कि बड़े वाले को गद्दी दे दी गई और छोटे वाला जो है वो षड्यंत्र में लगा हुआ है कि गद्दी को तो कैसे छीन, मेरा रिकॉग्निशन नहीं। तो जहाँ अर्थ आता है संबंध में, अर्थ की महत्ता बढ़ जाती है, वह संबंध कमजोर हो जाता है। हाँ, ये खून के रिश्तों में ही खून बहने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, ये सर्वविदित है। इसमें आप अपने यहाँ आपको कहाँ फिट कर पाते हैं? नहीं, एक साहित्यकार के नाते मैं समकालीन भी हूँ और तत्कालीन भी हूँ। उस समय भी मैंने लिखा, लेकिन उस समय लिखा हुआ डायरियों में था। 2005 से मैं 31 साल रेलवे में इंजीनियर रहा। जंगल देखे, पहाड़ देखे, घोर जंगल देखे मध्य प्रदेश के, वहाँ वास्तव में मुझे परमात्मा का रियलाइजेशन हुआ। उससे पहले तो मैं इतना नहीं मानता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब एक अनंत शक्ति की द्वारा हम साक्षात्कार देखते हैं। वो कोई मूर्ति नहीं होती, वो बंसी बजाते हुए नहीं होती, वो धनुष बाण लिए नहीं होती, लेकिन किसी मनुष्य के रूप में आकर आपके सामने खड़े होते हैं। उन्हें बहुत से लोग पहचानते हैं, दूसरे नहीं पहचानते हैं। मैंने ये अपने जीवन में इसका अनुभव किया और मैं समझता हूँ कि इसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर कोई चाहे, अगर आज हम पिछले दिनों को रोते हैं तो ठीक है, आपको एक तकलीफ होगी, वो दिन बहुत अच्छे थे, मामा के यहाँ थे, कितने दिन अच्छे थे। ये प्रकृति ने एक चेंज ला दिया। वही सरसों के खेत, वही गेहूं के खेत जो हमें इतनी खुशियाँ देते थे, आज नहीं देते, क्योंकि हमारी जो सोचने की शक्ति है उसका विभाजन हो गया। पहले सोचने की शक्ति थी कि जीवन सुखमय हो, अब जीवन सुखमय केवल नहीं, जीवन विलासता से भी भरा हुआ हो। अच्छी गाड़ियां हो, अच्छा रहने की जगह हो, अच्छा पैसा हो, नौकर चाकर हो। ये प्रवृत्ति छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक घर कर गई है। भले ही उसके पास नहीं है, वो नहीं है तो प्राप्ति के संघर्ष में है, अचीव करने के संघर्ष में है। जिनके पास है वो और अचीव करने के संघर्ष में। तो सारी लाइन लग गई ना, एक आम आदमी से लेकर के ऊपर तक एक लाइन लग गई, अचीवमेंट अचीवमेंट अचीवमेंट। ये उस समय अचीवमेंट नहीं था, उस समय था सुखमय जीवन की कल्पना थी। आज सुखमय जीवन की कल्पना नहीं है, आज आर्थिक अर्थ बटोरने की कल्पना है कि मैं कैसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा अर्थ बटोरूं। आपने एक इंजीनियर के तौर पे देश के रेलवे को बड़ा बेमिसाल समय दिया है, और उसके बाद आप कैसे विश्वकर्मा बने जी, 2 सीरीज लेके आए। दोनों पुस्तकें क्या कहती है, उसका मतलब, मकसद और आज के वक्त में जरूरत क्या है? जी, ऐसा है, साहित्यकार की ये बात करेगा तो मैं कहूँगा दुनिया में अभी तक किसी वर्कशॉप का निर्माण नहीं हुआ जो साहित्यकार बनाती है। साहित्यकार बनाए नहीं जाते, साहित्यकार जन्म से होते हैं। परिस्थितियाँ किसी को मजबूर कर देती हैं कि वो साहित्य की बात ही नहीं कर सकता। वो उसको समय ही नहीं है। किसान का बेटा है, साहित्यकार है, लेकिन समय उसके पास खाने को जब रोटी नहीं है तो साहित्य कहाँ लिखेगा। तो इसलिए वो नहीं आ पाता फील्ड में। मैं भी 2005 में आया, 31 साल रेलवे में गुजारे, फिर संघर्ष किया,
नौकरी बीच में छोड़ दी कि मुझे कुछ बनना है, मुझे गरीबी से लड़ाई लड़नी है, निर्धनता से लड़ना है। मेरे मन में एक संकल्प था कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है। अहम ईश्वर भगवती मतलब ऐसी कुछ किसी ने कहा है, अहम ईश्वर को इच्छती, मैं भी तो ईश्वर का अंश हूँ, मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता? क्या केवल अंबानी बिरला ही कामयाब हो सकते हैं? मैं क्यों नहीं हो सकता? सही बात, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो जब कर्म में इतनी आस्था हो गई, संकल्प ले लिया, इसलिए नौकरी छोड़ दी। मैंने कौन जिंदगी भर रोएगा 12,000 की नौकरी और ये सब कैसे पालेंगे हम लोग? आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने छोड़ करके अपना ये व्यापार शुरू किया, बहुत छोटे जीरो से शुरू होकर के आज ये एक बड़े रूप में परिवर्तित हो गया। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देश के अंदर जो गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड को ना जानता हो, लेकिन इसका श्रेय ज़्यादातर मेरे बेटे को जाता है, जो आज एमडी है गॉडसन्स का, ये उसको श्रेय जाता है। तो जो आज इसको बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। इससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली आप हैं कि आप जिस काम को कर रहे थे जी, उसी काम को बेटे ने आगे बढ़ाया। जी, मोस्टली ऐसा होता है। मैं लगभग जब मैं 80 का हुआ तो मैंने कहा कि अब एक तरह से प्रैक्टिकल रूप में मैं नहीं रहूंगा बिजनेस में, लेकिन वो इतना सम्मान करते हैं कि आज भी मैं चेयरमैन, भले ही मैं कोई कार्य न करूं। और मैंने अब तक 15 किताबें मेरी पब्लिश होके आ चुकी हैं, जिसमें 3 मीडिया पर हैं, 2 इंजीनियरिंग पर हैं, 7 पुस्तकें मेरी कविता और साहित्य पर हैं। आपकी पुस्तकें पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं? नहीं, एक वो जो नीम से नारी तक, वो मैंने मेरी जिद थी कि देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। तो केवल 10वीं पास बच्चा जो है उसको कोर्स को करके 3 महीने में उसे एक सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ HRD से मिलता है, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। वो किताब मेरी बनाई हुई है, कोर्स भी मेरा बनाया हुआ है। आज 17 इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है। उससे अब तक 1000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। अच्छी बात है। अभी आपने आखिर में पुस्तक लिखी है अर्ध सत्य, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए जी। इसे क्यों लिखा? हाँ, एक ये मुक्त छंद रचनाओं में एक नया प्रयोग मैंने साहित्य में किया है। मेरी एक आदत है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें नया प्रयोग करिए। अगर मैं इंजीनियरिंग में था तो मैंने वहाँ नए प्रयोग किए। अगर मैं साहित्य में आया तो मैं चाहता हूँ कि साहित्य की जड़ में जाकर के इसको समझा जाए। साहित्य दुनिया चिल्लाती है, साहित्य वास्तव में है क्या? मैंने अपनी आत्मकथा में एक लिखा है एक जगह पर कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का व्यक्ति जब साहित्य से जुड़ा तो उसका जीवन बदल गया। साहित्य वो विधा है जो आदमी को वास्तव में जीना सिखाती है। वक्ता के साहित्य स्मिता में बुक रिव्यू में आप इन पुस्तकों की समीक्षा देख सकते हैं। जल्दी ही हम करना शुरू करेंगे गौड़ साहब की। गौड़ साहब, इन सारी बातों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल छूट जाता है सरोकार का, उसे किस हद तक आपने बांधे रखा है अपनी रचना में? नहीं, सरोकार में अगर मैं बात करूं, जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, जो साहित्य से जुड़ा होगा, उसके मन में जहां अपने लिए कुछ अर्जन करने की बात होती है वहीं समाज को देने की बात होती है। आज भी मैं अपने स्कूल के अंदर 340 लड़कियां जो सब्जी वालों की हैं, रिक्शे वालों की हैं, चपरासियों की हैं, उनको हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसी प्रकार हमने भारत में अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अभी इसी साल एक स्कूल शुरू किया है। उसमें 6 साल का कोर्स है, बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे और 6 साल तक संस्कृत और हिंदी दोनों का अध्ययन करेंगे। और वास्तव में पंडित की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, समाज में हर आदमी टीका लगाते हुए कहे कि मैं पंडित हूँ, वो पंडित नहीं। ये हम 6 साल का जो कोर्स दे रहे हैं, अपनी संस्कृति को ला रहे हैं, उनके अपने संस्कारों में उनको हम समाज में दे रहे हैं। और उनके टीचर, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब कुछ निःशुल्क है। ये 2 काम हम एक बड़े लेवल पर कर रहे हैं। आखिर में युवाओं को, देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं देश के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं आज जिस शिखर पर हूँ, ये शून्य से शिखर तक आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास ये दास कैपिटल में लिखा है कि किसी उद्योग को चलाने के लिए पूंजी और श्रम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। मेरे पास केवल श्रम था, पूंजी नहीं थी। तो मैंने उसका जो तोड़ निकाला, मित्रों से मिला, मित्रों ने सहयोग किया
और थोड़ी सी पूंजी जुटा करके मैंने कार्य शुरू किया। मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है, इससे पीछे नहीं हटना। एक दृढ़ संकल्प लेके अगर आज का युवा मैदान में उतरता है तो ईश्वर उसकी मदद करता है, उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। ये संदेश है। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे उनके संघर्ष की यात्रा, जीवन यात्रा। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।